चलिए आपको राजधानी भोपाल लिए चलते जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और अब देख रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस अवसर पर जो भी स्टॉल हमने लगाए हैं, जो भी स्टॉल्स हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, उन स्टॉल पर जाकर उनका भ्रमण करते हुए और बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से उनके बारे में जानकारी लेते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टाइगर कंजर्वेशन, विंध्याचल हर्बल फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जीन बैंक, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज एक्सेट्रा अदर हाइलाइट्स ऑफ एग्जीबिशन। और इन्हीं से संबंधित एक जो एग्जीबिशन हमने तैयार किया है, उसमें जो स्टॉल्स हमने डिफरेंट लगाए हैं, उनका भ्रमण कर उनके बारे में जानकारी लेते हुए मध्य प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह, मंत्री महोदय श्री दिलीप अहिरवार जी और इन सभी की गरिमामय उपस्थिति निश्चित ही आज के इस प्रोग्राम को और अधिक गरिमा प्रदान कर रही है। तो ये तस्वीर आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं जहां जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कीर्तिवर्धन सिंह सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ शामिल। We also request everyone present in the auditorium to kindly place their mobile phone on silent mode to maintain the decorum of the event. Thank you. प्रकृति के संरक्षण का जो बीड़ा हमने उठाया है, जो संकल्प हमने लिया है प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति संरक्षण का, उसे मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हम सभी के साथ आज के इस बेहद महत्वपूर्ण, बेहद गरिमामय कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपने विचारों से हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और निश्चित ही आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि विविधता के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री सीएम के साथ मौजूद हैं। जैव विविधता पानी, धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वन, जल और प्राकृतिक संसाधनों की विविधता है। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो जैव विविधता के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अलग अलग स्टॉलों का जायजा ले रहे हैं। तमाम स्टॉल लगाए गए हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। जैव विविधता संरक्षण को प्रदेश पर्यावरण, वन्य जीवों का संरक्षण, ये हमारी विरासत है, ये हमारी संपदा है और इन्हें हमें सहेजना है, संजोना है और इस लेगेसी को, इस विरासत को हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है। देवियों सज्जनों, और इस एग्जीबिशन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से विभिन्न स्टॉल, विंध्याचल हर्बल प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट का भी स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित एक स्टॉल, जीन बैंक क्या है से संबंधित एक स्टॉल हमने तैयार किया है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज से संबंधित, उसके संबंधित सारी बातों को बारीकी से बताता हुआ, प्रदर्शित करता हुआ भी एक स्टॉल यहाँ पर हमने तैयार किया है। देवियों सज्जनों, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि इस इवेंट के बाद, इस कार्यक्रम के बाद आप भी उन स्टॉल पे भ्रमण करना बिल्कुल भी ना भूलें।
यादव जैव विविधता के कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कृति वंदन सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। 20 बाइक और रेस्क्यू ट्रक का हरी झंडी दिखाया गया है। तो वहीं जैव विविधता दिवस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कृति वर्धन भी लोक नृत्यों की प्रस्तुति के साथ हमारे कलाकार दल के साथ ही प्रसन्नचित मुद्रा में भावपूर्ण प्रस्तुति देते हुए और उनके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इसके साथ ही हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री गणों की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम में लोक संस्कृति ही लोक कलाकार लोक संस्कृति के संवाहक हैं और निश्चित ही मध्य प्रदेश का जो वैभवशाली इतिहास रहा है वो निश्चित ही हमें विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिला रहा है। देवियों सज्जनों, हमारे ये कलाकार, इनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथि जो आज हमारे बीच में भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति है। साथ हैं श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस के अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस पी यादव, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड डिग्नेटरीज। और इस तरह से हम देखें कि अपने मन में स्वागत के जो भाव हैं उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर, बुके प्रदान कर हम व्यक्त कर रखेंगे। वो निश्चित ही मध्य प्रदेश में अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस ऑडिटोरियम में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत जल्द वो मंच पर उपस्थित होंगे। मोहन यादव जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो इनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कृति वर्धन सिंह भी शामिल हैं। आपको बता दें 20 बाइक और रेस्क्यू ट्रक को हरी झंडी दिखाई गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भोपाल में जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं और एक बार भरपूर तालियां आगे से पीछे तक हम सभी के होना चाहिए। देवियों सज्जनों, निश्चित ही हम सभी गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ ही हम सभी के बीच में हमें सानिध्य मिल रहा है श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस के अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री एस पी यादव, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टू द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री महोदय का पूरी ऊर्जा के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। निश्चित ही आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 के साथ ही चीता कंजर्वेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप और हम सभी यहां पर उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों,
This year's theme for the International Day for Biological Diversity, Acting Locally for Global Impact, reminds us that meaningful conservation begins with local communities, local ecosystem and local action, ultimately contributing to global environmental sustainability and biodiversity conservation. And today's program also highlights India's continuing commitment towards wildlife conservation, particularly the conservation of big cats, which symbolize ecological balance, resilience and the health of our ecosystem. तो एक बार फिर मंचासीन अतिथियों का हम अपनी भरपूर तालियों के द्वारा अभिनंदन करें और स्वागत करें। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और हमें अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जब आज हमारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं तो और अतिथि स्वागत हम करें, उसके पूर्व हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान कर रहे हैं। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम आग्रह करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय आपसे, कृपया दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तालियां हम सभी की होना चाहिए। To mark the auspicious commencement of today's event, हमारे सभी अतिथिगण दीप प्रज्वलन के साथ इसी कार्यक्रम का मंगल आरंभ करते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आप सभी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। आपको बता दें, भोपाल से आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, बीट कैट संवर्धन और विशेष रूप से चीता संरक्षण को लेकर विस्तृत। सज्जनों, प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सबसे सुंदर विश्वास है। नेचर इज नॉट merely a resource to be used, it is a living legacy to be protected, preserved and proudly passed on. तो आइए अब हम इस उपक्रम में सम्मिलित हों, अपने अतिथियों का हम स्वागत करें, सत्कार करें। I request Shri Subranjan Sen, PCCF HOF, and Dr. K. Ravichandran, Director IIFM, kindly come on the stage and welcome Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji. मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हम सभी की ओर से करने के लिए सादर अनुरोध, सादर आग्रह डॉक्टर के रविचंद्रन, डायरेक्टर IIFM, इसके साथ ही श्री शुभरंजन सेन, PCCF HOF, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां हम सभी की भी लगातार बजती रहे। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आपसे ही हमारा अनुरोध है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी का हम सभी की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहें। और इसी क्रम में डॉक्टर के रविचंद्रन, डायरेक्टर IIFM, एंड श्री शुभरंजन सेन, PCCF HOF, requested to please welcome Shri Kirti Vardhan Singh, Honorable Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Government of India. Request Dr. K. Ravichandran and Shri Shubharanjan Sen, PCCF HOF, to please welcome Shri Dilip Ahirwaji, Honorable Minister of State. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड आज के अवसर के लिए ये खास मेमेंटो तैयार किया गया है और ये मेमेंटो हम सभी के ओर से प्रदान किया गया। और इसी क्रम में अब हम आग्रह करते हैं समिता राजौरा जी,
PCCF Wildlife to welcome Shri Tanmay Kumar, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे देवी सज्जनों, बहुत धन्यवाद. I request Mrs. Samita Rajoura, PCCF, to please welcome Shri S.K. Avasthi, Director General of Forest and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका. Request Shri L. Krishnamurthy to please welcome Dr. S.P. Yadav, Director General, International Big Cat Alliance. और ये मेमेंटो खास तौर से तैयार किया गया है आज के दिन के लिए. रिक्वेस्ट श्री एल कृष्णमूर्ति, APCCF, टू वेलकम श्री वीरेंद्र आर तिवारी, चेयरपर्सन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी. मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश. श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी MOFCC. सुशील अवस्थी जी, DGF एंड स्पेशल सेक्रेटरी. श्री वीरेंद्र तिवारी, चेयरमैन NBA. इनके अतिरिक्त डायरेक्टर IFM, PCCF ऑफ मध्य प्रदेश, मंत्रालय के ADGs एंड पार्टिसिपेंट्स. मैं आज आपके समक्ष इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बताना चाहूंगा. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, जिसमें हमारे जो विश्व में 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है. पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टॉक, रशिया में 2019 में उन्होंने पहली बार इसका जिक्र किया. उन्हें लगा कि समस्त देश जहां पे बिग कैट पाए जाते हैं और इनकी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके अवैध शिकार की, इलीगल ट्रैफिकिंग की, इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि सभी देशों को साथ आना चाहिए. जब हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष मैसूर में 2023 में मना रहे थे, तो 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया और 12 मार्च 2024 को विधिवत कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना हुई. ये 95 देशों को जोड़ता है और 7 बिग कैट्स जो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता और जैगवार और प्यूमा है, उनके संरक्षण के लिए यह संगठन कार्य कर रहा है. मैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना, इसके उद्देश्य, इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी एक्टिविटीज के बारे में छोटी सी एक फिल्म के बारे में अपनी बात सामने रखना चाहूंगा. फिल्म नंबर 1 चालू करें और लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा. Our planet has a diverse range of natural ecosystems, many of which are home to the iconic big cats. Of the 40 wildcat species across the world, 7 are classified as big cats. As apex predators of their habitats, these big cats play an important role in maintaining the health of natural ecosystems. These big cats are tiger, leopard, lion, snow leopard, jaguar, puma, cheetah. Today, most big cat species face a wide range of threats, such as loss of habitat due to the magnitude of anthropogenic activities. In April 2023, India spearheaded the launch of the International Big Cat Alliance, a global movement to safeguard the big cat species. The International Big Cat Alliance has been envisaged as a coalition of big cat range countries, non-range countries, and corporations committed towards the cause of big cat conservation. Let's take a look at these magnificent species. The tiger is the world's biggest cat species. India is home to more than 70% of the world's wild tiger population.
The lion is the only big cat in the world that is social in nature and lives in groups called prides. The species was widespread in Africa, Europe, the Middle East and Southwest Asia. In Asia, the only wild lion population can be found in the Saurashtra landscape in India. Perhaps the most adaptable big cat species, the leopard also has the widest ranges compared to any other big cat in the world. Being generalists, their habitat preferences include savanna grasslands, mountains and rainforests. इस प्रकार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के माध्यम से जो 7 बिग कैट्स के 95 कंट्रीज हैं उनको एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास है और आज की तिथि तक 25 देश विधिवत इसकी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको साइन करके इसके मेंबर बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त 5 देशों ने ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रहण किया हुआ है और अनेक देशों में इसकी रुचि है इसको ज्वाइन करने में। यदि आप देखें बिग कैट्स में तो आउट ऑफ 7 बिग कैट्स इंडिया हैज 5 बिग कैट्स और टाइगर कंजर्वेशन में जैसा आपको पता है कि हम ग्लोबल लीडर हैं, मोर देन 70% टाइगर पॉपुलेशन है। लेपर्ड में वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्नो लेपर्ड में वी आर 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और एशियाटिक लायन पॉपुलेशन जो सिर्फ हमारे यहाँ ही है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। चीता जैसा आप अवगत हैं कि जो एक्सटिंक्ट हो चुका था करीब 1952 में जैसे डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद सक्सेसफुली उसे इंट्रोड्यूस किया भारत में। और बाकी जो बिग कैट्स हैं जैगुआर एंड प्यूमा ये अमेरिकाज में है और यदि विश्व में आप इनकी स्थिति देखें तो इनकी पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। टाइगर की संख्या भारत, रशिया, भूटान, नेपाल इनमें बढ़ रही है, लेकिन अन्य देशों में या तो ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं या इनकी संख्या तेजी से घट रही है। चीता की विशेषकर हम बात करें तो चीता की स्थिति पूरे विश्व में बहुत अच्छी नहीं है। पॉपुलेशन अफ्रीकन कंट्रीज में तेजी से घट रही है। एशियाटिक चीता जो ईरान में है इसकी पॉपुलेशन मुश्किल से 15-20 है और फंक्शनली वायबल नहीं है। तो इंडिया में जो चीता का प्रयास किया गया, एक सफल फर्स्ट एवर इंटरकॉन्टिनेंटल वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन, और आज
हम एशिया के सबसे बड़े चीता की संख्या के मामले में देश बने हुए हैं। इसके बाद सिर्फ वो ईरान में ही है। मैं जो ग्लोबल स्टेटस है बिग कैट्स का, उसके बारे में भी अपनी बात एक छोटी सी फिल्म के साथ रखना चाहूंगा। फिल्म नंबर 2 प्ले करिएगा, लाइट्स ऑफ। For millennia, big cats ruled the wild. Today, their reign is at stake. In just one human lifetime, we've pushed Earth's most iconic predators to the edge. But there's still time to rewrite their future. Let's face the numbers. With only 5,500 remaining today, tigers occupy as little as 5% of their historic range. 23,000 in Africa, just 900 in Asia. Their roar has gone silent across 92% of their historic range. 4,000 to 6,500 individuals of the mountains, and only 718 individuals in the Indian Himalayas, vanishing as global warming destroys their realm. $173,000 remain, but disappearing fast. 20% range loss since 2002. Only 6,700 cheetah remain in Africa, occupying only 9% of their historic range. Approximately 50,000 puma exist with a stark decline in range in the last century. $700,000 plus in Africa, but critically endangered subspecies tell the real story. Amur leopard, less than 60 left. Arabian leopard, 45 to 200. Javan leopard, less than 250. These aren't just numbers, they're extinction notices. Poaching and illegal wildlife trade. Killed for their skins, bones, and body parts, big cats are hunted relentlessly for profit. Human-wildlife conflict. As their prey disappears, they're forced into villages, often meeting deadly retaliation. Climate change. Shifting weather patterns are destroying the delicate balance they depend on. Big cats aren't just symbols, they're linchpins of life. India's tiger reserves, $3 to $8 million. उसको इंट्रोड्यूस उस जगह में किया जा सकता है, और यही चीता के साथ में हम लोगों ने किया। तो चीता का इंट्रोडक्शन जो भारत देश में हुआ है, कुनो में हुआ है, उसको टेक्निकल रूप से हम लोग कंजर्वेशन इंट्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। तो 2009 के बाद जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, एक सर्वे हुआ और ये देखा गया कि कहाँ पे चीता इंट्रोड्यूस किया जा सकता है भारत में, तो सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में 10 जगह आइडेंटिफाई की गई। कुनो उनमें से एक है कि जहां पे चीता इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक रोक लगाई, और जो रोक 2020 में वापस खुली, और उसके बाद से फिर ये इंट्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। रोक हटते ही 2021 में एक चीता एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें यह बताया गया कि किस प्रकार से चीता का इंट्रोडक्शन कुनो में और भारत देश में आगे बढ़ेगा। उसके बाद में जो गोल इस प्रोजेक्ट का है, चीता प्रोजेक्ट का जो गोल है कि चीता की छोटी छोटी पॉपुलेशन अलग अलग, जो ये हमने 10 साइट आइडेंटिफाई की गई हैं, इन जगहों में एक छोटी छोटी पॉपुलेशन बने, ताकि सब मिलके भारत देश में एक चीता की वायबल पॉपुलेशन हो, इन सब छोटी छोटी जगहों को मिला के। ये टू एस्टेब्लिश चीता वायबल मेटा पॉपुलेशन इन इंडिया, ये इस प्रोजेक्ट का एक मुख्य गोल है। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन साइट चीता की कुनो नेशनल पार्क शिवपुर जिले में स्थित है, और करीबन 1800 वर्ग किलोमीटर
कूनो वाइल्ड लाइफ डिवीजन का एरिया है, जिसमें से 748 वर्ग किलोमीटर का कूनो नेशनल पार्क का एरिया, बाकी बफर का एरिया है। यहाँ पे वही सेंट्रल एशिया में जो प्रे स्पीशीज और कार्निवोर स्पीशीज मिलते हैं वही पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये प्रे स्पीशीज और कार्निवोर स्पीशीज है। लेपर्ड वहां पे सबसे एपेक्स प्रेडेटर के रूप में है। टाइगर की उपस्थिति वहां पर नहीं है। वहां पे 3 मुख्य वृक्ष प्रजाति पाई जाती हैं। एक एनेगेसिस स्पेंडला है, एक बोस्वेलिया सेराटा है और एक अकेशिया कैटाचियो। ये 3 मुख्य प्रजाति वहां का जंगल बनाती हैं। ये सब होने के बाद में वो ऐतिहासिक दिन आया जब नामीबिया से 8 चीते कूनो में लाए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत की धरती पर पुनः 70 साल बाद चीतों का पुनर्स्थापन किया गया। तो 17 सितंबर 2022 को 8 नामीबियन चीते भारत देश में लाए गए। उसके बाद 2 अलग अलग स्टेजेस में और चीते हमारे यहाँ पे आए हैं। 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए और इस साल 28 फरवरी को बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए। इसकी जो प्रक्रिया निर्धारित है कि चीते यहाँ लाने के बाद में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले एक कानूनी बाध्यता है कि उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है। तो 1 महीने का एक कंपलसरी क्वारंटाइन पीरियड होता है। उसको हम छोटे से एरिया, जैसे हम क्वारंटाइन बोमा कहते हैं, 50 मीटर बाय 30 मीटर का एक एरिया होता है, जिसमें हम देखते हैं कि चीता 1 महीने में कैसा हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं है या कोई और बात तो नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं। क्वारंटाइन बोमा की 1 महीने की अवधि पूर्ण होने के बाद उनको एक बड़े एनक्लोजर में रखा जाता है, जिसको हम सॉफ्ट रिलीज बोमा कहते हैं। और वहां पे हम ये देखते हैं कि चीता किस प्रकार से अडेप्ट कर रहा है, वहां की ज्योग्राफी से, वेजिटेशन से, वहां के प्रे से किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। और जैसे ही हमें लगता है कि चीता ने अडेप्टेबिलिटी कर ली है, उस एरिया के बारे में समझ गया, फिर हम अगला जो स्टेप है उसको वाइल्ड में छोड़ने का, कि खुले जंगलों में हम चीता को छोड़ते हैं। तो ये कूनो के कुछ क्वारंटाइन बोमा की फोटो है, जिसमें बताया कि 50 मीटर बाय 30 मीटर का एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसमें 1 महीने कंपल्सरीली हम लोग रखते हैं और उसके बाद में फिर हम उसको बड़े बोमा में, बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट करते हैं। तो जो हम लोग न्यूज या मीडिया में पढ़ते हैं कि चीता एनक्लोजर के अंदर है, वो ये सॉफ्ट रिलीज बोमा है जो हमने नेचुरल फॉरेस्ट में 1000 हेक्टेयर करीबन का एरिया फेंस किया हुआ है। ये प्रेडेटर प्रूफ फेंस है, जिसमें से कोई भी प्रेडेटर बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। और इस 1000 हेक्टेयर के एरिया को हमने 14 छोटे एरिया में बांटा। तो एक एनक्लोजर करीबन 70 से 80 हेक्टेयर का है, जिसमें एक चीता रहता है। तो जब हम कहते हैं कि एनक्लोजर के अंदर चीता है, मतलब बंद एरिया में चीता है, इस एसआरबी में सॉफ्ट रिलीज बोमा के अंतर्गत चीता होता है। ये नेचुरल फॉरेस्ट है, जिसको बस फेंस हम लोगों ने किया हुआ है। इस प्रकार की प्रेडेटर प्रूफ फेंसिंग जो सोलर पावर से संचालित है, उससे हम लोगों ने इसको घेरा हुआ है। और जब एसआरबी में हम लोग देख लेते हैं कि चीता ने अडेप्ट ठीक से कर लिया है, सब कंडीशन ठीक है, चीता को कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फिर उनको वाइल्ड में छोड़ते हैं। और वाइल्ड में जब हम छोड़ते हैं तो चीता की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। एक डेडिकेटेड टीम, एक गाड़ी और रेडियो एंटीना के साथ में डेडिकेटेड टीम चीता के साथ रहती है। और इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये कि क्योंकि बड़ा सेंसिटिव प्रोजेक्ट है हमारे लिए, चीता का नंबर बहुत सेंसिटिव है, तो चीता का प्रोटेक्शन और रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग में हमें उससे बहुत सहायता मिलती है। और दूसरा जो है कि चीता का बिहेवियर, उसकी इकोलॉजी स्टडी करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए ये बहुत हमें सहायता करता है, जिससे हमें भविष्य की चीता की प्लानिंग करने में बहुत मदद मिलती है। ये एक मैप है जो ये बता रहा है कि पिछले सालों में जब चीते बाहर छोड़े गए हैं, अभी भी 16 चीते बाहर हैं, वो कहां कहां पे गए हैं। जो लाल जो दिखाया गया है वो कूनो नेशनल पार्क है, और वहां से करीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर तक के क्षेत्र में अभी चीते फैले हुए हैं। आज की तारीख में भी एक चीता राजस्थान में है, कई चीते राजस्थान में गए हैं, वापस आए हैं। और ये पूरा लैंडस्केप जो करीबन 5500 वर्ग किलोमीटर का है, इसमें आज की तारीख में अभी चीते हमारे घूम रहे हैं और बड़ी सुरक्षित और बड़ी व्यवस्थित तरीके से इस लैंडस्केप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चीता, जैसे हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ राज्य के लिए, देश के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको देखा जा रहा है कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। तो हाईएस्ट लेवल से इसकी मॉनिटरिंग होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय वन मंत्री जी, अन्य अधिकारी गणों का हमेशा हम लोगों से कांस्टेंट संवाद रहता है, विजिट रहती है, और किस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं वो पूरा उस पर ध्यान दिया जाता है। आज की तारीख में अगर हम चीता के स्टेटस की बात करें तो इस साल में, वर्ष 2026 की बात कर रहा हूं, कि हमारे यहाँ 18 नए मेहमानों का आगमन हुआ था, जिसमें से 14 जो हैं वो फल फूल रहे हैं। जो हमारी चीता मदर है, आशा, गामिनी, ज्वाला, और एक जो भारत में जन्मी थी, उसने भी 4 बच्चों को इस साल जन्म दिया था। अनफॉर्चुनेटली वो 1 महीने के ही बच्चे किसी प्रेडेशन का शिकार हो। पर ये हमारे वाइल्ड में भी ब्रीडिंग बड़ी सक्सेसफुली हो रही है और वो बच्चे की डिलीवरी हो रही है। हमारे के आगे बढ़ने की दिशा में एक ये सफल कदम हम लोग इसको देख रहे हैं।
तो इन 14 के साथ साथ 9 बोत्सवाना से चीते हमारे इस साल हमको प्राप्त हुए हैं और आज की तारीख में भारत देश में 53 चीते मौजूद हैं। इसमें से 3 रोहर जो हमारी थी हम उसको वापस लेके आए हैं और इसमें सभी लोगों का योगदान है और सभी लोग जो हैं इसमें आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for such an insightful presentation on bringing cheetah in India. It is indeed a momentous achievement for all of us. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में नदियां भी हैं, वन भी परिवार हैं और वन्यजीव भी हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है देवियों सज्जनों, और उसी विरासत को हम आगे लेकर चल रहे हैं। We now move to another important segment of today's program, the release of customized My Stamp prepared especially for this occasion and important publication. On the occasion of the International Day for Biological Diversity 2026, the Ministry of Communication, Department of Post released this customized My Stamp celebrating the richness and diversity of India's biological heritage. May I now request Shri Vineet Mathur, the Chief Postmaster General of Madhya Pradesh, to kind present this special My Stamp album to Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, and Honorable Union Minister Environment Forest, Bhupendra Yadav ji, and other dignitaries seated on the dais. और इस तरह से My Stamp को आप सभी को समर्पित कर रखे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे सभी मंचासीन अतिथि। The design of the stamp reflects the IBD 2026 theme, acting locally for global impact, underscoring the close interrelationship between people, diversity and sustainable development. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मंच आपका। और अब क्रम है जब आज का ये जो आयोजन है जिस पर आधारित है चीता कंजर्वेशन, इस पर आधारित एक ब्रोशर भी तैयार किया गया है। उसके विमोचन हेतु मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय मंत्री महोदय, सम्मानीय मंत्रीगण जो मंच पर उपस्थित हैं, आपसे निवेदन करती हूं कि ये जो चीता कंजर्वेशन ब्रोशर है उसे अनवील करें। चीता केवल एक वन्य जीव नहीं बल्कि भारत की जैव विविधता के पुनर्जागरण का जीवंत प्रतीक है। उसकी वापसी हमें यह संदेश देती है कि यदि संकल्प सशक्त हो तो खोई हुई विरासत भी पुनः प्राप्त की जा सकती है। और उसी संकल्प को पूरा कर रखे गए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और आप और हम सभी, और इस तरह से आप सभी को समर्पित किया जा रहा है ये ब्रोशर चीता कंजर्वेशन के लिए जो समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। We would like to also request our honorable dignitary seated on the dais, the Chief Minister of Madhya Pradesh, to kindly release India's Biodiversity Report 2026. बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट 2026 का भी अब इनॉग्रेशन किया जा रहा है। आप सभी को समर्पित की जा रही है ये रिपोर्ट। This report gives key findings and insights from the India's 7th national report to CVD. जोरदार तालियां हम सभी की भी हों इस बेहद महत्वपूर्ण उपक्रम में। आप सभी की तालियां भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इंडियाज नेशनल रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी पर आधारित ये रिपोर्ट आप सभी को समर्पित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। We would like to also request our honorable dignitaries seated on the dais, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh and other dignitaries seated on the dais to kindly release the India's progress in implementing ABS 2026. This report contains the insights from the India's first national report on the Nagoya Protocol and success stories of ABS mechanism. एक बार जोरदार तालियां इस महत्वपूर्ण उपक्रम के लिए सम्मानीय मंच से हम सादर अनुरोध करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी से, भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री महोदय, और सम्मानित मंच से कि
इस बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट को भी आप सभी को समर्पित करें। हम सभी की तालियां बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी की ऊर्जावान तालियां देवियों सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, सम्मानीय मंच, आप सभी का बहुत आभार। We would request our Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji and Honorable Union Minister to kindly release the Access Benefit Sharing end-to-end web portal. सिंगल क्लिक के माध्यम से अब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय ABS end-to-end पोर्टल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये पोर्टल आप सभी को समर्पित किया जा रहा है। This portal is for promoting ease of doing business. National Biodiversity Authority has developed this ABS end-to-end portal connecting NVA State Biodiversity Board, Biodiversity Management Committee and other stakeholders for receiving and proceeding ABS applications, distributing benefits to the beneficiaries. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच। We would now request our Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, and our all other dignitaries seated on the dais, Union Minister, kindly inaugurate the data-driven lab on the forestry, sustainability, climate change, and coastal and marine ecosystem at IIFM. IIFM में वन स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर डेटा ड्रिवन लैब का उद्घाटन करने के लिए आप सभी की ओर से हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके साथ ही हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और सम्मानित मंच से सिंगल क्लिक के माध्यम से इस डेटा ड्रिवन लैब का भी उद्घाटन करने का कष्ट करें। हम सभी भी इस महत्वपूर्ण उपक्रम में अपनी भरपूर तालियों के माध्यम से सम्मिलित हो। देवियों सज्जनों, the lab will strengthen the data analytics and research capabilities of the institute and provide opportunities for the real-time access to ESG data, climate research analytics, carbon data, biodiversity index, weather and climate modeling data sheet एंड सस्टेनेबल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट। और इस तरह से एक और बहुत महत्वपूर्ण सौगात आप सभी को समर्पित की गई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंचासीन अतिथियों के धन्यवाद हेतु। और अब क्रम है जब एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो फिल्म आप सभी तक हम पहुंचाने जा रहे हैं दिव्यो सज्जनों। The film will showcase India's rich biodiversity, unique ecosystem, traditional knowledge system, and community-led conservation effort across the country. The film explains the institutional framework established under the Biological Diversity Act. और इस तरह से प्रवेश और लाभ साझा करने पर फिल्म प्रकृति की संपत्ति साझा करना, भारत की प्रवेश और लाभ यात्रा साझा करने की ये पहल आप सभी के साथ। ये फिल्म भारत की समृद्ध जैव विविधता, अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और पूरे देश में समुदाय नेतृत्व करने वाले संरक्षण प्रयासों को प्रस्तुत करती है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि शॉर्ट वीडियो फिल्म। India, a land where life flourishes in every direction. Forests breathe with ancient rhythms. Rivers shape civilizations. Mountains rise into the clouds.
and coastlines pulse with extraordinary marine life. Though occupying only about 2.4% of the Earth's land area, India shelters nearly 8% of the world's recorded species, placing it among the planet's 17 megadiverse nations. India's extraordinary natural wealth is reflected in its 4 globally recognized biodiversity hotspots among the 36 hotspots identified across the world. India has documented over 104,561 animal and 56,177 plant species. Nearly 28% are endemic, including red sanders and the lion-tailed macaque. In India, biodiversity is inseparable from culture and tradition. For generations, local communities have acted as custodians of nature, protecting forests, wetlands, rivers, and sacred groves through practices rooted in respect and sustainability. Traditional medicinal systems such as Ayurveda, Siddha, and Unani depend heavily on wild flora. Communities possess deep knowledge of plant properties, seasonal harvesting, and sustainable use, linking human health directly to ecosystem health rooted in India's ancient texts. Agricultural practices are also deeply intertwined with biodiversity. Indigenous crop varieties, folk seeds, and native livestock breeds have been preserved by communities for centuries, contributing to food security, resilience, and adaptation to changing climates. India became a party to the Convention on Biological Diversity, CBD, in 1994, and later ratified the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing, ABS. To implement these international commitments, India enacted the Biological Diversity Act 2002, establishing a 3-tier governance system that ensures national policy flows seamlessly to local communities. The National Biodiversity Authority was established on 1st October 2003 under Section 8 of the Biological Diversity Act 2002 at Chennai as a statutory body functioning under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. The NBA is responsible for regulating access to India's biological resources and associated traditional knowledge, especially by foreign entities. At the grassroots, more than 2.76 lakh biodiversity management committees form the foundation of community-led conservation efforts across India. The heart of India's biodiversity governance is the Biodiversity Management Committees, working closely with local communities to prepare the People's Biodiversity Register. A People's Biodiversity Register records the flora, fauna, traditional knowledge, and locally cultivated varieties of a community, including endemic, threatened, or culturally important species. It turns communities into active custodians of biodiversity. जैव विविधता ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई शौक नहीं है, ये कोई पैशन नहीं है। जैव विविधता ये हमारे भोजन, हमारे पानी, हमारी दवा, हमारा जलवायु, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ विषय है। The Access and Benefit Sharing, or ABS, connects biodiversity directly to community empowerment. It ensures that when biological resources or associated traditional knowledge are accessed for research, commercial use, or intellectual property, the benefits flow back to the communities who have protected and nurtured them for generations. Andhra Pradesh is the biggest recipient of ABS in the country. So thanks to the red sanders and this high value, being a high value commodity, so red sanders has contributed much to the ABS value. We have received about 5.6 plus crores worth of ABS, thanks to a major share from the National Biodiversity Authority. And out of that, about 3 plus crores have already been distributed. Access benefit share तो मौजूद है। भूभाग रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना जो प्रकाशन निकाला था, लगभग 36,000
उन्होंने फ्लोरा का उसमें उल्लेख किया है। हमें लगा कि 36,000 किस्म की अगर वनस्पतियां हैं तो भारत कितना समृद्ध होगा, पर ये जो 36,000 है ये दुनिया का केवल 8% ही हिस्सा है। अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में वनस्पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसलिए जो सबसे बड़ा लक्ष्य इस साल हमने बायोडायवर्सिटी दिवस का दुनिया में जो तय किया है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। अब कई बार मैं आयुर्वेद वालों को भी कहता हूं कि भाई आयुर्वेद में छोटी सी चीज है कि आयुर्वेद औषधि में अशोक की छाल का उपयोग किया जाता है। अब उस एक पेड़ को जिसमें छाल आती है उसको लगभग 40 साल लगते हैं। आप एक ही दिन में सबको डिब्बे में पीसकर आयुर्वेद की दवाई अगर बना भी दोगे तो उसके बाद क्या करोगे? सब वनस्पतियों के आने की अपनी एक सीमा है, पेड़ पौधों के लगने की एक सीमा है। और अमरकंटक में भी जाएंगे तो पहाड़ के एक तरफ जो सूरज आता है वहां एक अलग तरह की वनस्पतियां हैं, जहां सूरज डूबता है वहां अलग तरह की वनस्पतियां हैं। और नेचर का पूरा एक सिस्टम है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग प्रोजेक्ट चीता का रिव्यू कर रहे थे। हम इस बात को तो मानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता जो है ये वाइल्ड ट्रांसलोकेशन किया है, एक स्पीशीज को हमने प्रोटेक्ट किया है, पर इसको केवल स्पीशीज का प्रोटेक्शन मान लेना इतना पर्याप्त नहीं है। ये स्पीशीज का तो प्रोटेक्शन है ही। चीता जो है ये सामान्यतः ग्रासलैंड का जानवर है। अगर आप 5,000-6,000 किलोमीटर के एरिया को रिजर्व रखते हैं तो आप ये भी तो मान के चलिए कि वो परमानेंट जो ग्रासलैंड का एरिया है वो आपकी वाटर टेबल को भी बढ़ाता है। तो आप अपने जल का भी संरक्षण कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूं कि हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं वो तो ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन मध्य भारत से जो नदियां निकलती हैं वो तो वन क्षेत्र से निकलती हैं। और पिछले दिनों जब हमने एनटीसीए में कहा था कि ये जो टाइगर है ये अपनी टेरिटरी की रक्षा नहीं करते, ये हमारी ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा करते हैं। उन्होंने एक एटलस निकाला था। हमारे जो 58 टाइगर रिजर्व है उनसे कितनी, लगभग 600 जो है ये छोटी छोटी नदियों की धाराएं निकलती हैं। आप केवल नर्मदा जी का उद्गम जो है अमरकंटक से और उसके ऊपर जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है उस केवल उस पठारी क्षेत्र से नहीं होता है, कान्हा से, बाकी जो और हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से भी जो नदियां निकलती हैं उससे नर्मदा जी का विस्तार होता जाता है। और इसलिए जो हम स्पीशीज कंजर्वेशन के जो हम काम करते हैं ये जैव विविधता का तो संरक्षण है ही, ये जो धरती पे जो एक कुल मिलाकर के पारिस्थितिक संतुलन चाहिए उस पारिस्थितिक संतुलन का काम करता है। और इसलिए जो पिछले समय दुनिया में कीमिया मॉन्ट्रियल जो बायोडायवर्सिटी के लिए जो कॉप हुई थी उसमें हमने दुनिया में प्रस्ताव किया कि हमें कम से कम 30% हिस्सा धरती का जो है वो हमें परमानेंट रिजर्व के रूप में रखना होगा। और इसलिए ये जो पूरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ है, जो पूरी दुनिया बनी है, ये केवल एक स्पीशीज के लिए नहीं है। अगर जमीन में दीमक भी लगती है तो वो धरती को उपजाऊ बनाने का काम करती है। कई जनजाति क्षेत्र के लोकगीतों में आता है जिसमें गाते वो उल्हाड़ा देते हैं कि आपने दीमक के घर को क्यों नष्ट किया। एक दीमक जैसा लगने वाले छोटे जो माइक्रो सिस्टम से लेकर के और एक बड़े स्पीशीज तक, ये जो एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ है इसका प्रिजर्वेशन और जो कंजर्वेशन है ये बायोडायवर्सिटी दिवस का जो है वो लक्ष्य है। और इसलिए जब हम बायोडायवर्सिटी दिवस पे बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की बात करते हैं, जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं, तो हम
एक स्पीशीज की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य भी तभी सुखी रह सकता है जब हम सबके रक्षा और सबके संरक्षण को करते हैं। और आज अगर साइंस में भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि पौधे और जीव जंतु अलग थलग रहकर जीवित नहीं रह सकते। ये जो जटिल पारिस्थितिक तंत्र है, इसके लिए मनुष्य के मन में भी प्रकृति के लिए इसके प्रति सहनशीलता, सस्टेनेबिलिटी का भाव, ये हमको रखना चाहिए। हम दुनिया में जीडीपी की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो बायोडायवर्सिटी से ही आता है। आप देखिए, आप किसका एक्सपोर्ट करते हैं? आप मेडिसिन का एक्सपोर्ट करते हैं तो बायोडायवर्सिटी से ही आती है। आप फिशरीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई आप तो फिश बनाते नहीं है। आप फलों का एक्सपोर्ट करते हैं, आप वनस्पतियों का एक्सपोर्ट करते हैं, आप मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब बायोडायवर्सिटी के कारण ही, प्रकृति से ही। और आज इंसान जिस एनर्जी बेस जीवन पे जी रहा है, जो फॉसिल फ्यूल से लेकर के और एनर्जी सोर्स से हम एनर्जी बना रहे हैं, वो नेचर ही तो हमको देती है। हम उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो नेचर है। और इसलिए दुनिया में कितनी ही मशीन की क्रांति आ जाए, आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की जो आजीविका है वो वनों पे आधारित है। और मनुष्य ने लगभग अपनी गतिविधियों से आज 70% से ज्यादा जो नेचर का हिस्सा है उसको अपने विकास काम में प्रभावित किया है। और ये तो जो ग्रीन हाउस और कार्बन गैस का जो उत्सर्जन है, आप मान के चलिए कि अगर धरती पर 2/3 समुद्र ना हो तो कार्बन जो एब्जॉर्ब करने की जो प्लेस है वो खाली प्लेस ना हो, इतना हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। अगर वो जो खाली पड़ा हुआ जो 2/3 हिस्सा समुद्र का है उसमें अगर कार्बन सोखने की क्षमता ना हो तो धरती का तापमान तो अभी तक इतना बढ़ गया होता कि धरती मंगल ग्रह बन जाती। बाद में कोई और ग्रह के लोग आके पता करते कि यहाँ कब जीवन होता था। हम अपने जीवन को अपने गतिविधियों से चुनौती दे रहे हैं। और इसलिए जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसका लगभग आधा हिस्सा वातावरण में बना रहता है, शेष आधा हिस्सा भूमि और महासागरों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और इसलिए इस पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता जो है वो हमारे कार्बन सिंक का काम करती है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी बहुत क्षति होने के बाद धरती पर 30% भाग जो है वो वनों से आच्छादित है। भारत में भी लगभग 23% जो है वो वन आच्छादित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया के सामने लक्ष्य रखा था कि हम 3.5 बिलियन टन कार्बन सिंक के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, अभी तो भारत ने लगभग उसको 90% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और हमने जो दुनिया को अपना टारगेट दिया है 2030 तक, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के अनेक शोधकर्ता ये मानते हैं कि जो जानवर भी हैं उनको भी जो जीवन शैली है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। यही तो कारण है कि जब हमारे शोधकर्ता इस बात का अध्ययन करते हैं कि हाथियों के जो झुंड हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी मार्ग से जाने का काम करते हैं। हम जो साउंड है, पक्षियों के जो गीत हैं, अभी जो हमारे कीर्तिवर्धन जी भी कह रहे थे, माइग्रेटरी बर्ड्स के भी जो रूट्स हैं वो भी मानसून के साथ भी जुड़े हुए, मौसम के साथ जुड़े हुए। और धरती पर जो जलवायु और मौसम का जो पैमाना है उसके कारण ही जुड़े हुए, बड़ी उनकी साइंटिफिक व्यवस्थाएं हैं। इवन जो साइबेरिया और इधर से बर्ड्स आते हैं उनको अंदाजा है हिमालय की कौन सी चोटी कितनी ऊंची है, उसी हिसाब से अपने सेंस के हिसाब से वो चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ही कुछ इन्वेंशन किया है,
जो हमारे बनाने वाला जिसने बनाई होगी धरती, उन्होंने हमसे ज्यादा किया है। और इसलिए सभी जीव जो लोग हैं वो अपने जो धरती के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हम तो चीता ट्रांसलोकेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ हमारे अधिकारी और जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं। आखिर उसका जो वो एडॉप्टेशन जो उसका जो सिस्टम है, थर्ड चीता भी जो आ रहा है, तो वो उनकी जो किसी भी वातावरण को एडॉप्ट करने की जो उनकी क्षमता है, पर्यावरणीय चुनौती है, उसको बनाने का काम, उसको बचाने का काम ये हमारा है। बायोडायवर्सिटी डे बनाने का अर्थ ये है कि हम किसी भी स्पीशीज को नष्ट न होने दें, सबके एग्जिस्टेंस के साथ, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ सभी प्रजातियों की संख्या को समाप्त न करते हुए उनके सामाजिक व्यवहार, पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक संरचनाओं के संरक्षण का काम करें। और इसलिए जो आज उन्होंने जो पुस्तक निकाली है, अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए हमने रजिस्टर बनाने का तो काम किया ही है, लेकिन जो ABS है, एक्सेस बेनिफिशियरी राइट जो है, जिसको बहुत ज्यादा हम कई बार समझते हैं बाहर। मैं तो चाहूंगा कि इतने जो हमारे बीज हैं, हमारे अभी मिजोरम से, मेघालय से आए थे, तो मैं CM साहब को बता रहा था, हम कितनी भी हल्दी उगा लें, लेकिन जो उत्तर पूर्वी भारत से जो हल्दी है, उस जो नैसर्गिक रूप से आती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। नागालैंड के लोग भी आए थे। वैसे तो एप्पल हम लोग बाहर से मंगा के खाते हैं, पर नागालैंड का जो वाइल्ड एप्पल है उसकी अपनी अलग विशेषता है। ये पूरा हिमालयन रीजन से केसर आती है, या वो जो हिमाचल में गुची की जो वो वाइल्ड वो आती है, ये मशरूम टाइप का, ये इतना, एक लहसुन भी आता है उनका, झाड़ी पे लगता है। ये इतनी ज्यादा औषधीय दृष्टि से जो संपन्न चीजें हैं। हमारे अमरकंटक में भी मुसली का जो ब्लैक और व्हाइट जो है, इतनी औषधीय संपन्नता है जो प्रकृति हमको देती है। और इसलिए जब कोई प्रजाति विलुप्त होती है तो केवल एक जीव नहीं खोता है, प्रकृति का सदियों में विकसित हुआ एक संपूर्ण ज्ञान तंत्र भी समाप्त होता है। आप जितनी भी फ्लोरा फोना, जितनी भी स्पीशीज हैं, वो कोई 1-2 दिन का विकास नहीं होता है। ये तो 4.5 अरब का के पृथ्वी बनाते। सनातन तो कुछ नहीं होता है, तो यूनिवर्स है। एक ग्रह में अनेकों उल्काएं और अनेकों तारामंडल और अनेकों चीजें हैं। और लेकिन ये जो पृथ्वी पे विकास है, इस विकास क्रम में एक अगर स्पीशीज, एक फ्लोरा अगर एक समाप्त होगा, तो ये हजारों साल का, सदियों का विकसित किया हुआ एक ज्ञान तंत्र, एक सूचना तंत्र भी समाप्त है। और इसलिए हम भारत की परंपरा को मानते हैं, तो हम कहते हैं भारत केवल एक देश नहीं है, हम प्रकृति और संस्कृति के सह अस्तित्व पर जीवित एक परंपरा है। हम हिमालय की आच्छादित पर्वतमालाओं से लेकर के पश्चिम के घने घाटों तक, हम सुंदरवन के मैंग्रोव से लेकर थार के रेगिस्तान तक, ये भारत की जो जैव विविधता है, ये हमारी भारत की सभ्यता की आत्मा है। हमारी जो नदियां हैं, चाहे गंगा जी हो, चाहे नर्मदा जी हो, वो केवल जलधाराएं नहीं है, वो हमारे वन केवल वृक्षों के समूह नहीं है, हमारे वन्य जीव केवल प्रजातियां नहीं है, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना, आजीविका और भविष्य के अभिन्न अंग है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सदियों से भारत के समुदायों ने प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। अभी मध्य प्रदेश में सैक्रेड ग्रोव्स, अभी कई हमारी जो जनजातियां हैं, हमारे गौंड समाज की भी, काफी टेगा समाज की, गौंड समाज की जनजातियों की सैक्रेड ग्रोव्स है। मैं तो जब कर्नाटक में भी गया था, BRT में गया था, तो वहां भी सोलेगा ट्राइब्स की सैक्रेड ग्रोव्स हैं। अपने अरुणाचल में निशी समाज की, और मेघालय में तो जो केव्स हैं वो देखने लायक हैं। इन सबको बचाना, अपनी पारंपरिक कृषि प्रणालियां, जल संरक्षण की स्थानीय तकनीक और समुदाय आधारित संरक्षण, इसके साथ ही प्रकृति को जोड़ने का एक आंदोलन करना है।
और इसलिए अब तो हमने नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में भी निर्णय लिया है कि हम नदियों के भी पानी का जो एक वाटर फ्लो है, खासकर चंबल में हमारे जो घड़ियाल संरक्षण का कार्य है, उस फ्लो को देखने के बाद ही, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बाद ही हम उसकी जैव विविधता को बनाने के बाद ही उसके किसी भी प्रयोग का निर्णय लेंगे। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन और संसाधनों के असंतुलित प्रयोग ने आज पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन पर एक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर जैव विविधता कमजोर होगी तो खाद्य सुरक्षा भी कमजोर होगी। अगर जंगल कमजोर होंगे तो जल के स्रोत भी कमजोर होंगे। अगर प्रकृति असुरक्षित होगी तो मानवता का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। और इसलिए आज हमें आवश्यकता केवल विकास की नहीं है, बल्कि सतत विकास की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। ऐसा विकास जो प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, समन्वय स्थापित करे। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को एक नई दिशा दी है। मिशन लाइफ के माध्यम से भारत दुनिया को सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का मार्ग दिखा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि दुनिया की जो सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक भोपाल की त्रासदी हुई है, आपने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भोपाल में वो जो अवशिष्ट पदार्थ थे उसको संपूर्ण रूप से निराश करके पर्यावरणीय संरक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपको इसके लिए अभिनंदन और बधाई है। और आज भी चीता संरक्षण को लेकर के आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमने बायोडायवर्सिटी एक्ट का न केवल संशोधन किया है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जिसके तिवारी जी हमारे यहाँ बैठे हैं, स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और लाखों बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हमने डिसेंट्रलाइज्ड बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस को एक मजबूत तंत्र विकसित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की ये जो हमारी जैव विविधता की जो संपदा है, इसमें जो मध्य प्रदेश में भी जो प्रयोग हुए हैं, आपके यहाँ अगर गांव-गांव में रजिस्टर और मजबूती के साथ बने, गांव-गांव में कमेटियां बने, तो निश्चित रूप से हम बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की तो घोषणा आपके यहाँ पे जो अभी प्रेजेंटेशन दिखाया था उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से दिखाई गई थी आपके बोर्ड ने, पर इनका संरक्षण और उसके साथ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए जो स्थानीय समुदाय है, जो स्थानीय लोग, गांव के लोग रहते हैं, उनको अगर हमने इनको संरक्षण किया तो ये उनकी आय में वृद्धि करेगा। और हम स्थानीय भागीदारी, जो हमने इस वर्ष का जो नारा दिया है कि एक्ट लोकली और इम्पैक्ट जो है उसका ग्लोबली आना चाहिए, उसके लिए काम बहुत बड़ा होगा, इसकी लाभ भी मिलेगी। मैं जानता हूं मध्य प्रदेश ने टाइगर की संख्या की वृद्धि में बहुत अच्छा काम किया है, मध्य प्रदेश ने चीते के ट्रांसलोकेशन का काम किया है। ये नर्मदा जी की धरती है, ये जैव विविधता के संरक्षण में भी एक अद्वितीय काम करेगी, ऐसी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 2014 में देश में 24 रामसर साइट्स थी, उसको बढ़ा करके अब 99 किया और बहुत जल्दी हमारी 100 साइट्स जो है रामसर साइट्स हो जाएगी। आपके यहाँ पर आपके नेतृत्व में इंदौर तो वेटलैंड सिटी ही डिक्लेयर हुआ है। ये जो वेटलैंड है ये भी हमारी बायोडायवर्सिटी की समृद्ध धरोहर ही नहीं, बल्कि हमारे जल संरक्षण और जलवायु संतुलन और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है। और इसलिए कच्छ के रण से लेकर के सुंदरबन तक, उड़ीसा की चिल्का झील से लेकर जम्मू कश्मीर की वूलर झील तक भारत की रामसर साइट्स प्रकृति और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में अपने बायोडायवर्सिटी के संसाधनों की सुरक्षा, अपनी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसलिए भारत आज दुनिया की जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, डिजिटल इनोवेशन, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में
भारत की प्रगति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सिद्ध करती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण ये साथ साथ चल सकता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है। होल ऑफ गवर्नमेंट के प्रयासों के साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी की अप्रोच भी बनानी पड़ेगी। हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारी सिविल सोसाइटी और यही नहीं, हर इंडिविजुअल सिटीजन को मिलकर प्राकृतिक संरक्षण को ये जीवन पद्धति, जीवन का आधार बनाना होगा। एक पेड़ लगाना, जल बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, स्थानीय जैव विविधता के प्रति संवेदनशील होना, ये छोटे कदम बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। और वही हमारा नारा है, एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम प्रकृति संरक्षण को केवल नीति नहीं बल्कि संस्कृति बनाएंगे, केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी अभियान बनाएंगे। क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित होगी तब प्रगति स्थायी होगी, जब जैव विविधता समृद्ध होगी तब मानवता समृद्ध होगी। इसी विश्वास और संकल्प के साथ पुनः जैव विविधता दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं और विकसित भारत के संकल्प में जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय। आपके आशीर्वचनों से हम सभी का पथ आलोकित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 और चीता कंजर्वेशन वास्तव में उस समृद्ध विरासत का उत्सव है जिसे मध्य प्रदेश ने सदियों से अपने हृदय में संजो कर रखा है। ये भूमि है जहां धरती की हरियाली में प्रकृति मुस्कुराती है, जहां के जंगलों में जैव विविधता जीवन का संगीत रचती है और जहां मध्य प्रदेश की धरती पर चीते की वापसी ने इतिहास को पुनर्जीवित किया है। देवियों सज्जनों, और इस परिवर्तनकारी यात्रा के केंद्र में है एक दूरदर्शी, ऊर्जावान, संवेदनशील और जन समर्पित नेतृत्व। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में हम सभी को एक ऐसा सक्षम, सफल नेतृत्व मिला मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में, जिनके कारण मध्य प्रदेश ने केवल विकास के नए आयाम स्थापित नहीं किए बल्कि प्रकृति संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन और सांस्कृतिक गौरव को भी नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। तो आइए अपनी ऊर्जावान तालियों के माध्यम से, करतल ध्वनि के माध्यम में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आज के अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतज्ञ करें। माननीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैसे तो हम मान के चलें कि हर एक मंत्री का अपना अपना काम करने का तरीका है और उसके काम करने के तरीके में कई बार ये भी एहसास होता है। हम अपने मध्य प्रदेश की धरती में सम्राट विक्रमादित्य का अतीत का इतिहास देखते हैं कि उनके काल के, उनके समय के नवरत्नों के बलबूते पर उनने शासन की सुव्यवस्था स्थापित की। वो अतीत के काल की बात हो सकती है जिसमें हम कभी घटकर पर महाकवि कालिदास, वराह, मीर ऐसे बहुत स्वनामधन्य बड़े बड़े विद्वान को देखते हैं, लेकिन सच में ये अतिशयोक्ति नियोगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में श्रीमान मोदी जी का स्वयं का शासनकाल भी उस स्वर्णिम युग की लघु झलक दिखाता है। और एक एक मंत्री जिसकी बात करो, क्या अमित शाह जी, क्या राजनाथ सिंह जी, क्या हमारे शिवराज सिंह जी और क्या भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी वन मंत्री के लिए। हर एक को ये आपके अभी भाषण में ऐसा लग रहा था कि कोई गगन की ऊंची से ऊंची उड़ान पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ क्या पंख फैला करके तीक्ष्ण दृष्टि के साथ उड़ता उड़ता अनंत आकाश की ओर जैव विविधता के सारे दर्शन करा रहा है। कितना अच्छा लगता है। प्रकृति का सारा संतुलन इस अवसर पर
अपने सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव के साथ भी, अपनी मन की भावना के आधार पर भी, धार्मिक भावना के आधार पर भी, ये परमात्मा की दया है। मंच पर मैं एक और आपके सह राज्य मंत्री श्रीमान कीर्तिवर्धन सिंह जी का भी मध्य प्रदेश की शासन की ओर से आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। घरों के छत के ऊपर सोते हुए हम सबको अनुभव है, लेकिन ये इस बदलते समय में भवनों के अंदर नई पीढ़ी को थोड़ा उससे वंचित करा है। लेकिन वो पुराने जमाने की याद दिलाकर आपने ऊपर से गुजरते पक्षी को ऐसा लग रहा है कि अभी कल की तो बात है, हमने सबने तो देखा था कि कहीं तोतों का झुंड जा रहा है, कहीं अपने अलग अलग प्रकार के, जब आम का सीजन आए नहीं उसके पहले कोयल की कुकलता से हमको एहसास होता है कि ये समय बदल रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है, एहसास तो होता ही है। मंच पर मौजूद मेरे अपने मंत्रिमंडल के माननीय साथी श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सब, मैं मध्य प्रदेश की ओर से जैव विविधता दिवस के अवसर पर माननीय भूपेंद्र सिंह जी का और भारत सरकार का आभार मानता हूं। आपने अगर इस दिवस को मनाने के लिए ये मौका दिया तो मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानती है और आनंद के साथ इस अवसर पर हमारी अपनी उस यात्रा की तरफ भी आज का ये जो लघु पड़ाव बना है, उस पड़ाव पे सिंहावलोकन का मौका भी मिलता है। जब शेर चलता है तो शेर चलते चलते अपनी चाल में पलट करके वो जब देखता है तो उसको अपने पूरे शरीर का आनंद के साथ एहसास भी होता है। लेकिन उस सिंहावलोकन में अभी तक की यात्रा का एहसास होता है, लेकिन भविष्य की फिर नई उड़ान, नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने का, नए लक्ष्य लेके आगे बढ़ने का नया संकल्प होता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी अदा करूंगा कि आपके कारण से चीता स्टेट बनने के लिए हमारे इस मध्य प्रदेश को गौरव मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप दोनों को धन्यवाद, जिन्होंने हमारा वर्षों पुराना, कहाँ वो पालनपुर कूनो वाले तो जब जाते थे तो मजाक ही बनाते थे कि ये कब आएंगे, क्या होगा, ये कब से कहानी चल रही है। हमारे फॉरेस्ट के लोग भी बातें बना बना करके थक गए, समझ में नहीं आया आप कौन सा बहाना लाए, कभी ये जानवर आ रहा, कभी वो आ रहा, बात इधर उधर के होते होते उनके क्या मालूम कि जो ला रहे हैं वो एशिया में पुनर्स्थापन का नया चमत्कार होने वाला वो चीता आ रहा है। चीता कहीं जीता तो हमारे पालनपुर कूनो में जीता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात। और ये भी बात आनंद की है कि उस चीते के नए प्रोजेक्ट को लेकर के कितनी सारी कहानियां थी। बहुत डरावना सीन भी था शुरू में, और बच्चे कुछ हमारे मीडिया वालों का भी धन्यवाद, आप अलर्ट भी करते लेकिन डरा भी देते हो। सरकार बनी, 20 लाए, 12 मर गए, 8 ही बचे, बड़े टेंशन में, ये कौन सी आफत पकड़ा दी सरकार चलाए कि ये चीते बचाए। भगवान करे रात रात दिन ये सोच सोच के ये तस्वीर आप भोपाल से देख रहे हैं जैव विविधता दिवस पर। एक इतिहास बदल रचा, एक नया कीर्तिमान आपके माध्यम से भारत सरकार गौरवान्वित हुई। समग्र क्षेत्र में इस विषय में रुचि रखने वाले सब लोगों का एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, और वो विश्वास अब हमारे अपने विभाग को और नए प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उसके पहले परमात्मा भी हम पे कृपा कर रहा है। 100 साल पहले हाथी चले गए, वापस हमारे पास आ गए। 100 से ज्यादा हाथी हमारे आसपास जंगल में, और ऐसे आए कि जा ही नहीं रहे, हमारे पास ये गड्ढा जम। हमको तो आदत भी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था। शुरू में आते हुए समय मालूम पड़ा कि कई गांव वाले परेशान हो रहे, कई घटनाएं हो रही, कई प्रकार की चुनौती आई। लेकिन हमने भी चुनौती के साथ फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनकी ठीक से ट्रेनिंग करो, जहाँ हाथी है वहाँ वो कैसे रहते, कैसे अलर्टनेस होती है हाथी के लिए, फिर रोज का अपना बुलेटिन निकालना, बहुत सारे प्रकार का प्रबंधन किया। मुझे इस बात का संतोष है,
1-1.5 साल के अंदर ही अब ऐसा लगा कि हमको वर्षों से हम हाथी को भी अपने इस परिवार का हिस्सा बनाकर रखने की हमारी आदत हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिनके माध्यम से हम उसमें भी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब एक तरफ से सफलता मिलती है, एक तरफ पालनपुर कूनो, एक तरफ कान्हा के साथ बाकी हाथी का अपना परिवार बढ़ता हुआ, ऐसे में और नए प्रकार के विषय भी बने। अब घड़ियाल स्टेट तो हमारा है ही, घड़ियाल को भी अभी तक हम जहाँ छोड़ते थे उस घड़ियाल को अब अंदर के पालनपुर कूनो के अंदर की नदी के अंदर भी बचाने का प्रयोग चालू हुआ है और काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे कछुओं का भी एक दौर आया। माँ नर्मदा की बात आपने कही, ये बात सही कि माँ नर्मदा का वाहन गंगा के वाहन की तरह मगर है। ऐसे में मगर को लेकर के भी मालूम पड़ा कि नर्मदा जी में बाकी सब तो है, लेकिन जैव विविधता की बात करें तो वाहन है नहीं, माँ कैसे बैठेगी। अब मगर छोड़ने गए, अब मगर छोड़ने का अनुभव भी बड़ा जोरदार है। जैसे निर्णय करा तो ये तस्वीर आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम और डर मिटा करके मगर को न केवल हमने सफलतापूर्वक उसकी पुनर्बसाहट का काम किया, और मगर का भी अनुभव ऐसा है कि मगर को जब छोड़ने गए तो जाने को तैयार ही नहीं है। तो हमारे फॉरेस्ट वालों को भी अनुभव नहीं, हम इधर लगाए वो उधर जा रही है, बड़ी मुश्किल से भैया जाओ तुम्हारा काम करो, अपने अपने आनंद के साथ रहो। ये भी एक मजा है, उसके अपने जीवन का आनंद भी है। ऐसे कई सारे आनंद है, ऐसे कोई प्रकार की चीजों के साथ आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 100 साल पहले जंगली भैंसे पाए जाते थे। आज जंगली भैंसे भी असम सरकार के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री असम को भी धन्यवाद दूंगा। उनने हमारे को जंगली भैंसे देने का 50 क्रमशः चरणबद्ध रूप से तो 8 जानवर हमारे पास आए हैं। तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर 1 का स्थान मिला है, और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलो को लेकर के वहां आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। तो जिनको जिज्ञासा है, रुचि है, आनंद है, और सबसे बड़ी बात हमारी सनातन संस्कृति में सह अस्तित्व की भावना के बलबूते पर सारे जंगल के वो सब प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है, वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए, घड़ियाल, लुप्त प्राय गिद्ध, अब गिद्ध भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं भोपाल में, और मजा तब आता कि वहां पहुंच गया उज्बेकिस्तान पर तो आनंद आता है। तो मालूम पड़ा कि उसके अपने ट्रांसलोकेशन की सीमा के बलबूते पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी सफलता के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपके नेतृत्व में और भी बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है। हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं, इसको प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी गंगा दशमी त्योहारों के साथ हर त्योहार से कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक गंगा दशमी को बीच में लेकर के अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर अगर मैं इसका आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़ा हमारे लिए वो और गौरवान्वित करता है कि हमारे अपने इस राज्य के अंदर ही लगभग 3000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 212 से अधिक नदियों में साफ सफाई के काम, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मुझे इस बात का संतोष भी है। ये हमारी जल संरक्षण को लेकर की प्रतिबद्धता भी है। साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हमने लगभग 2 लाख जलदूत बनाए जो जल क्षेत्र में काम करेंगे। 1000 से अधिक नए अमृत सरोवर पर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। 5000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर भी
अभी हम अपने सरीसृप पे भी काम कर रहे हैं, खास करके किंग कोबरा को पुनर्वसाहट के लिए काम कर रहे हैं, गेंडा लाने के लिए भी, और जहां जहां हमारे टाइगर रिजर्व है वहां वन्य जीव का रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। इसकी बड़ी कमी है, क्योंकि कई बार वन्य जीव को घायल हो गया, कोई कारण से बीमार हो गया या उसकी जान पे कोई संकट आया, सबको उठा करके हम वन विहार भोपाल में लाते हैं। इसकी दो कष्ट होते हैं, एक तो वातावरण भी बदल जाता है, और कई बार इसकी जो आप भी कष्ट समझते हैं कि एकदम जंगल के जानवर को जब उठा के लाएंगे तो उसको जो स्वाभाविक वातावरण में रखने की, उसको रात दिन संभालने के, उसके तरह के लोग के बजाय दूसरे तरह के लोगों से संपर्क आता है। तो आज हमने इसका बीते समय निर्णय किया कि जितने हमारे टाइगर रिजर्व है उनके पास में ही रेस्क्यू सेंटर भी बनाएंगे। उसके दो हमको एक तरह से लाभ भी मिलेंगे कि जंगल के अंदर के जानवर को आने वाले कष्ट का भी निराकरण करेंगे और ये जागृति भी फैलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन घड़ी अब समय के लिए मना कर रही कि अब ज्यादा मत बोलो, अपना इस भाषण को धीरे धीरे किनारे लाओ। लेकिन सच में आज का दिन आनंद आ गया। 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, जो देखो वो आइटम इतने बढ़िया बढ़िया, क्या आनंद आ रहा अपने इतने प्रकार के आयोजनों के साथ। पंडित जी आ गए हैं लोग।